हेलो स्टूडेंट्स, S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा क्लास 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित पहला लेक्चर होगा और आज से हम क्लास 12th यूपी बोर्ड की फ़िज़िक्स शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास 12th यूपी बोर्ड की फ़िज़िक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक, तो अपनी अपनी किताबों में आपने इंडेक्स तो अच्छी तरह देखा ही होगा कि हमारा इंडेक्स जो है किस प्रकार से है। ठीक, उसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स किस प्रकार से स्टार्ट होती है। ठीक, हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स में सबसे पहले हमारी यूनिट आती है। यूनिट का मतलब होता है इकाई, क्योंकि हमारी क्लास 12th की जो फ़िज़िक्स है वो यूनिट बाई यूनिट में बटी हुई है, यानी कि इकाई बाई इकाई में बटी हुई है। यूनिट का मतलब होता है कि यूनिट में कई चैप्टर जो हैं वो शामिल होते हैं। जैसे किसी यूनिट में 1 से 2 चैप्टर शामिल होंगे, तो किसी जो है यूनिट में 3 से 4 चैप्टर जो है शामिल होंगे, यानी कि 1, 2 या 3, 4 चैप्टर मिला के हमारी एक यूनिट बनती है। ठीक, तो इसी प्रकार हमारी क्लास 12th की जो फ़िज़िक्स है वो इकाइयों में डिवाइड है, यानी कि यूनिट में बटी हुई है। ठीक, तो हमारी सबसे पहली यूनिट आती है इकाई 1। इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 हमारी सबसे पहली यूनिट आती है फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है, अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखेंगे कि क्लास 12th फिज़िक्स इकाई 1 यानी कि यूनिट 1, ऐसे ही सेम हेडिंग डालेंगे और डालेंगे कि हमारी इकाई 1 का नाम है स्थिर वैद्युत की। क्या नाम है? स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। ELECTROSTATICS। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? हमारी सबसे पहले यूनिट इकाई यानी कि जो है इकाई 1 शुरू होती है। इकाई 1 का नाम है स्थिर वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थिर वैद्युत की का मतलब क्या होता है। स्थिर वैद्युत की का मतलब क्या होता है, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। स्थिर का मतलब होता है, ऐसे ही बनाएंगे हम कॉपी में, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ यानी कि विराम। ठीक है, और वैद्युत की, इसे हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट है हमारा स्थिर और दूसरा पार्ट है हमारा वैद्युत की। तो स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ यानी कि विराम, और वैद्युत की का मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। अभी आप ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि आवेश क्या होता है, वैद्युत की क्या होता है। अभी हम जितना बता रहे हैं बस आप उतना ध्यान दें। अभी हम सारी चीज़ें विस्तार से जानकारी करेंगे। ठीक, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ यानी कि दूसरा अर्थ होता है विराम, और वैद्युत की का मतलब होता है आवेश। अगर हम इन दोनों को मिला दें, रुका हुआ यानी कि विराम और आवेश दोनों को मिला दें, तो हमें मिलेगा रुका हुआ, क्या मिलेगा? रुका हुआ आवेश। हमें मिलेगा रुका हुआ आवेश। यानी कि हमने क्या सीखा कि हमारी यूनिट 1 का नाम है स्थिर वैद्युत की, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ यानी कि विराम। रुका हुआ का मतलब होता है कि वो एक ही स्थान पर रुका रहेगा, गति नहीं करेगा, चलेगा नहीं, बिल्कुल एक ही स्थान पर एक रुका रहेगा। ठीक है, और वैद्युत की का मतलब होता है आवेश। तो कौन रुका रहेगा? हमारा जो आवेश है वो एक ही जगह पर रुका हुआ रहेगा, यानी कि विराम अवस्था में रहेगा।
इसका क्या मतलब निकला कि जो हमारी स्थिर वैद्युत की यूनिट है उस यूनिट में हमें रुका हुआ आवेश का अध्ययन करना है। किसका? रुका हुआ आवेश का अध्ययन करना है। मीन्स जब तक हमारी स्थिर वैद्युत की यूनिट चलेगी तब तक हमारा आवेश रुका हुआ रहेगा, वो गति नहीं करेगा, यानी कि एक ही स्थान पर रुका हुआ रहेगा। तो हमें इतना समझना है कि स्थिर वैद्युत की यूनिट के अंतर्गत हमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है। ठीक है। अब स्थिर वैद्युत की जो यूनिट है उसके अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 2। कौन कौन से? चैप्टर 1 हमारा स्थिर वैद्युत की यूनिट के अंतर्गत आता है, और चैप्टर 2 भी हमारा स्थिर वैद्युत की यूनिट के अंतर्गत आता है। तो हमें इतनी ही जानकारी करनी है। मैं दोबारा रिकॉल करवाता हूँ कि यूनिट 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की, जैसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि विराम। ठीक है। और वैद्युत की का मतलब होता है आवेश, यानी स्थिर वैद्युत की यूनिट में हमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है। अर्थात इस यूनिट में हमारा आवेश गति नहीं करेगा, रुका हुआ रहेगा। और स्थिर वैद्युत की यूनिट के अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अब इन चैप्टर के नाम हम जब चैप्टर 1 और 2 पढ़ाएंगे तो वहीं पर आपको बताएंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डालते हैं चैप्टर 1। इतने आपने नोट्स बना लिए होंगे। हम डालते हैं चैप्टर 1। अपनी कॉपी में डालेंगे अब चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक चार्ज CHARGE एंड क्षेत्र को इंग्लिश में बोला जाता है FIELD फील्ड। पूरा नाम इसका होता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो हमारा चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हमारी पहली हेडिंग आती है आवेश। क्या हेडिंग आती है? आवेश। सबसे पहले हमें आवेश के बारे में जानकारी करना है कि आवेश क्या होता है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने आवेश के बारे में बताया है और क्या क्या बताया है, सारी चीज़ें जानकारी करेंगे। चलो अपनी कॉपी में पहली हेडिंग बनाएंगे आवेश। आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। ठीक। और ध्यान से सुनेंगे पहले पूरी बात और समझेंगे कि आवेश क्या है और आवेश का जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है। आवेश की सर्वप्रथम व्याख्या यूनान के एक दार्शनिक थे। एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने जो है 26 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2600 वर्ष पहले। और एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने 1600 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? 1600 ईस्वी में बताया। सबसे पहले एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने जो है 2600 वर्ष पहले
और एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने जो है 1600 ईस्वी में बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को, कैसी वस्तुओं को, कुचालक, जब दो कुचालक वस्तुओं को, जब दो कुचालक, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से, दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है और दोनों ही वस्तुएं आवेशित, और दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। पूरी बात हम समझाते हैं, ध्यान से सुनना है कि एक बार क्या हुआ कि जो हमारे यूनानी दार्शनिक थेल्स हैं और जो हमारे इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट हैं, ये एक बार घूम रहे थे। जैसे पहले होता था कि पहले आदि मानव होते थे, तो वो अपने जहाँ वो रहते थे तो वहाँ पर वो आग जलाने के लिए दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, तो आग की चिंगारी उत्पन्न होती थी। तो आदि मानव क्या करते थे, आदि मानव दो वस्तुओं को लेते थे, यानी कि दोनों ही वस्तुएं कुचालक होती थीं। ठीक, कुचालक मतलब क्या होता है, कुचालक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है। आवेश मतलब करंट प्रवाहित नहीं होता है, करंट नहीं बहता है। जैसे कि मार्कर, अगर मार्कर को आप बिजली में लगाएंगे तो जो वैद्युत धारा है वो मार्कर में प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो ऐसी सारी चीज़ें कुचालक वस्तुएं कहलाती हैं। तो जिस प्रकार आदि मानव दो कुचालक वस्तुएं यानी कि दो पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी उत्पन्न कर देते हैं, तो एक बार दोनों लोग घूम रहे थे और इन्होंने देखा कि जो आदि मानव हैं वो आदि मानव दो पत्थरों को रगड़कर चिंगारी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, कि दो चीज़ों को उन्होंने रगड़ा और दो चीज़ों से उन्होंने कुछ चीज़ बनाई जिसका नाम है आग। तो उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो है आग बनाई। तो इन्होंने भी सोचा कि जब आदि मानव दो चीज़ों को रगड़कर कुछ चीज़ बना सकते हैं तो हम भी किन्हीं दो चीज़ों को रगड़कर कोई चीज़ बना सकते हैं। तो इन्होंने भी जो है दिमाग लगाया कि चलो हम भी जो है कोई जो है दो चीज़ें रगड़ते हैं और उन दो चीज़ों से कुछ जो है उत्पन्न करते हैं। तो इन्होंने दो कुचालक वस्तुएं ली, ध्यान से समझना है, पूरा समझ में आएगा। इन्होंने जो है दो कुचालक वस्तुएं ली और उन दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा मतलब क्या कि जैसे इन्होंने जो है दो वस्तुएं ली और दो वस्तुओं को आपस में ऐसा रगड़ा। तो रगड़ने के बाद इन्होंने क्या देखा कि दोनों ही वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। जिन दो वस्तुओं को इन्होंने आपस में रगड़ा तो उन दोनों वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विशेष प्रकार का गुण, एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण से क्या हो रहा था कि जैसे ही इनने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो उन वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने देखा कि जो हमारी वस्तुएं हैं वो धूल के छोटे छोटे कण और जो वायु के छोटे छोटे कण हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब होता है कि जो वायु के छोटे छोटे कण हैं और जो धूल के छोटे छोटे कण हैं उन्हें अपनी ओर चिपका रही थी। चिपका मतलब अपनी ओर जो है खींच रही थी। तो इन्होंने देखा कि हमने जो है दो चीज़ों को आपस में रगड़ा और उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया और वो वस्तुएं जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर खींचने लगीं। तो इन्होंने सोचा कि उनमें भी कुछ ना कुछ गुण ऐसा आया है जिस गुण के कारण वो लोहे की जो वायु के छोटे छोटे कण हैं या धूल के छोटे छोटे कण हैं या जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अपनी ओर खींच रही हैं। तो इसी गुण को
इन्होंने एक नाम दिया, इसी गुण को इन्होंने एक नाम दिया और उस गुण का नाम क्या था? आवेश। इसी गुण को इन्होंने एक नाम दिया, उसी गुण का नाम क्या है? आवेश। अब बात आती है कि हम कैसे समझें कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ें तो वो छोटे छोटे जो वायु के टुकड़े हैं, धूल के जो छोटे छोटे कण हैं या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इसके लिए हम अपना जो है आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। हम जो है जब छोटे थे तो एक खेल खेलते थे कि एक स्केल लेते थे। क्या लेते थे? स्केल। और स्केल को अपने जो है सूखे बालों में, स्केल को अपने सूखे बालों में रगड़ते थे और रगड़ने के बाद जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते थे उनके पास जब हम स्केल को ले जाते थे तो स्केल में क्या होता था कि वो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं वो स्केल में चिपक जाते थे, स्केल में चिपक जाते थे। आपने जो है सबने करके देखा होगा। तो ऐसा क्या उसमें जो है हुआ कि वो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो स्केल में चिपक गए। अब वही सेंस आप यहाँ लगाएं। इन्होंने क्या बताया था कि जब दो कुचालक वस्तुओं को हम रगड़ेंगे तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाएगा। उस गुण के कारण जो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सारी चीज़ें इन वस्तुओं में आकर्षित हो जाएंगी। उसी प्रकार से देखो, एक वस्तु हमारी क्या है? स्केल, और दूसरे वस्तु हमारी क्या है? सूखे बाल। और दोनों ही वस्तुएं हमारी कुचालक हैं, क्योंकि स्केल भी कुचालक होती है और हमारे जो बाल हैं, बाल भी कुचालक होते हैं। तो जब आप स्केल को बालों से रगड़ेंगे तो हमने दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो इनमें क्या है कि एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, उसका नाम है आवेश। और उसी के कारण जो आपके कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जो है स्केल में आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी गुण को जो हमारे थेल्स वैज्ञानिक, गिलबर्ट वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक नाम दिया था कि उसका नाम क्या है? आवेश। ठीक, तो आवेश को आप भली भांति समझ गए होंगे कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है और उस गुण का नाम क्या होता है? आवेश। ठीक, अब बात आती है कि एक लाइन लिखी है कि उनमें जो है रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे दोनों ही वस्तुएं कैसी हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें, हमें पूरी लाइन समझाएंगे लेकिन जो है टाइम आने पर। ठीक, आप समझने से पहले हम इनके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है कि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो दोनों ही वस्तुओं में जो है वो आवेशित होने का गुण आ जाता है, यानी कि आवेश का जो है गुण आ जाता है। ठीक, हमें लिखना क्या है? अपने हम नोट्स में क्या बनाएंगे? नोट्स में हमें पहली हेडिंग डालनी है। पहली हेडिंग का नाम है आवेश। और आवेश में लिखना क्या है? लिखना है कि सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक थेल्स 2600 वर्ष पहले और इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट 1600 ईस्वी में बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस गुण के कारण यह वस्तुएं वायु के धूल के छोटे छोटे कण या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। इसी गुण को आवेश कहते हैं। ठीक, ये अपनी जो है कॉपी में लिखना है। फिर इसके बाद हम जो है कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे हम जो है दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं। ठीक, तो आप लिखें उदाहरण। उदाहरण में आप एक साइड डालें धनावेशित, फिर ऐसे लिखें, और एक साइड आप डालें ऋणावेशित, एक साइड आप डालें धनावेशित और एक साइड आप डालें ऋणावेशित। ठीक है, यहाँ पर आप लिखें नंबर 1 एग्जाम्पल, कांच की छड़। कांच की छड़। और इस साइड लिखें रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़ा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लिखें बाल और यहाँ पर लिखें कंघी। ठीक, नंबर 3 यहाँ पर लिखें बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल। और यहाँ पर लिखें आबनूस। आबनूस।
आबनूस की छड़। एग्जाम्पल में हमें क्या समझना है कि जब कांच की छड़ को जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? हमें ध्यान रखना है, कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए थे और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशमी कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। इसी तरह जब बालों को कंघी से खींचा जाता है, जब बालों को कंघी से खींचा जाता है तो बालों पर धनावेश आ जाता है और कंघी पर ऋणावेश आ जाता है। हमें ध्यान जो है रख के चलना है। और जब बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है, यानी कि उस पर धन चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और आबनूस की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है, यानी कि वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक, तो हमें 3 एग्जाम्पल आवेश के याद रखने हैं कि जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। जब बालों को कंघी से खींचा जाता है तो बालों पर धनावेश आ जाता है और कंघी पर ऋणावेश आ जाता है। और जब बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल धनावेशित तथा आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आवेश के हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इससे सिद्ध होता है कि हमारे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हमारे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो लिखेंगे हम अगला पॉइंट, इसी के साथ हम अगला पॉइंट अपनी जो है कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अगला हम पॉइंट लिखेंगे स्टार लगा के। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब किस वैज्ञानिक ने बताए थे, तो हमें ध्यान रखना है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। हमें नेक्स्ट पॉइंट याद करके रखना है, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि सजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश यानी कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैवेंडिश। तो कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि सजातीय आवेश का मतलब होता है एक प्रकार के आवेश, एक जैसे आवेश, जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस। जब आप प्लस आवेश को पास में लाएंगे
यानी कि दो एक जैसे आवेश, एक आवेश प्लस है और दूसरा भी आवेश कैसा है, प्लस। जब आप एक जैसे आवेशों को पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है कि एक दूसरे को दूर भगाते हैं। आप उन्हें पास लाएंगे लेकिन वो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, ठीक। इस प्रकार अगर आप माइनस माइनस आवेश को पास लाएंगे, अगर आप माइनस माइनस आवेश को पास लाते हैं तो उनमें भी प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, ठीक। इसी प्रकार अगर आप प्लस माइनस आवेश पास में लाएंगे, यानी कि एक आवेश आपके पास प्लस है और दूसरा आवेश आपके पास माइनस है, अगर आप प्लस और माइनस आवेश पास में लाते हैं तो वो आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि सजातीय आवेश यानी कि एक प्रकार के आवेश जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि दूर भगाते हैं, तथा विजातीय आवेश यानी कि प्लस माइनस आवेश या माइनस प्लस आवेश जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हमें आज याद करके रखनी है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हों तो हमारे जो है लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में लिखते जाएं। इसी तरह से हम अच्छे नोट्स बनाएंगे और धीमे धीमे आप याद भी करते चलें, ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।